यार लास्ट क्लास में हमने मतलब कल की ही क्लास में हमने क्या कर लिया था। हमने अपना बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ लिया था और हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर भी कर लिया था। और मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क पे। तो पहले तो इतना ही बता दो भाई, किन किन लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं किया है, या मेरे को उल्टा पूछना चाहिए, रिप्लाई उसमें कम आएगा। किस किस ने क्वेश्चन होमवर्क पे किया है? सर मैंने। तुमने किया है, हाँ, तुम्हारा तो आ ही गया आंसर। और सॉरी कोई? सर। चलो डन। तो फटाफट वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यार, चेक कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, ठीक है हेमंत? यार मैंने कहा था कि इधर एक वायर वन है हमारे पास, इधर एक वायर टू है। इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है आई, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये दोनों वायर्स मैंने टेबल के ऊपर रखी हैं। एक में करंट आउटवर्ड्स मतलब मेरे खुद की तरफ है, एक में करंट इनवर्ड्स मतलब आप लोगों की तरफ है। मैंने कहा था कि भैया इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और मैंने सारे डिस्टेंस की वैल्यू भी दी थी आपको कि ये वाला डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस भी ए है, और ये वाला डिस्टेंस √3 है। तो सबसे पहले आ जाओ बायोट सावर्ट लॉ पे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि भैया इस पे मैग्नेटिक फील्ड मार्क कैसे करूंगा। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो किन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा? भैया डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करके आएगा। मतलब हमारे पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी पोजीशन वेक्टर के भी, और वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी करंट एलिमेंट के भी। ये चीजें याद है? यस। यस सर। डन। तो देखो क्या करना है। यार सबसे पहले इस वायर को और इस पॉइंट पी को ज्वाइन करूंगा। जब मैं इस वायर और पॉइंट पी को ज्वाइन करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा आर, आर पोजीशन वेक्टर। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी है वो इस पोजीशन वेक्टर के और डीएल के परपेंडिकुलर मार्क करनी है। तो भाई सीधा सीधा काम क्या है, आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड मार्क कर दो और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, विच इज परपेंडिकुलर टू आर। ये परपेंडिकुलर टू आर है, करंट एलिमेंट अंदर की तरफ है और मैं मैग्नेटिक फील्ड इधर मार्क कर रहा हूं, तो उधर तो प्लेन ही चेंज हो गया। तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड B1 मेरी आर के भी परपेंडिकुलर होगी और करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी। पहले चेक करो यहां तक वाली बात समझ में आई है या नहीं आई है। सर रिपीट करना। रिपीट करना है वैशाली, गुड। देखो वैशाली, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये मेरा वायर आउटवर्ड्स करंट फ्लो कर रहा है, आउटवर्ड्स करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये कौन सी एक्सिस हो गई आउटवर्ड्स वाली? प्लस जेड एक्सिस, राइट? यस सर। अब जो मैं ये मैग्नेटिक फील्ड मार्क कर रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने कौन से प्लेन में मार्क करी है? ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने एक्स वाई प्लेन में मार्क करी है। तो भैया अगर मैं कोई भी चीज एक्स वाई प्लेन में बना रहा हूं तो वो जेड के अपने आप ही परपेंडिकुलर आएगी या नहीं आएगी? यस सर। तो मतलब मेरी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है करंट एलिमेंट के, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड आर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इधर जो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है ये आर के भी परपेंडिकुलर बनाई है। अब यार एक डाउट क्या आता है, आर के परपेंडिकुलर तो नीचे भी ड्रॉ कर सकता था, तो मैंने ऊपर ही क्यों ड्रॉ किया? तो मैंने आपको डायरेक्शन लेना भी सिखाया था कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। भैया वायर वन में करंट आउटवर्ड्स फ्लो कर रहा है, मैं अपनी फिंगर्स घुमाऊंगा पॉइंट पी की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड आएगी या राइट हैंड साइड आएगी? तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट। साइड आएगी। तो इसलिए ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है, नीचे की तरफ ड्रॉ नहीं किया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? यस सर। बढ़िया। अब सिमिलरली वायर टू की वजह से देखो, भैया वायर टू की वजह से भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास आर पोजीशन वेक्टर। अब जो मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूंगा, करंट इनवर्ड्स है और अपनी फिंगर्स घुमा रहा हूं, करंट अंदर की तरफ और अपनी फिंगर्स घुमा रहा हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड B2 आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर R2। पहले बस यहां तक चेक करो और देखो कि कोई डाउट है तो पूछो। भैया कोई डाउट? डन सर। डन। चलो। अब यार देखो सीधी सीधी बात है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और ऊपर से अगर तुम नोटिस करो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेरे लिए एग्जैक्टली सेम होगी। सेम क्यों होगी दोनों की वैल्यूज? इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम इसलिए होगी क्योंकि दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है, दोनों के लिए पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी सेम है, तो सब कुछ तो सेम है, इसलिए दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। अगर आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड करो, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ रहा है, तो भैया ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आएगा, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये एंगल फाइंड कर लोगे ना 60 डिग्री। √3 है, Yes, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, बेस की वैल्यू ए गिवन है। अब यार मैंने आपको कितनी बार ये चीज बताई हुई है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी बी, इसका मैग्नीट्यूड भी बी, और इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आता है? B, रिजल्टेंट भैया उन दोनों की वैल्यू के बराबर ही आ जाता है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बी के बराबर ही आएगा और बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। तो यार सीधी सीधी बात है, आप क्या लिखोगे? बी नेट किसके बराबर होगा? बी के बराबर ही होगा। बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दो। म्यू नॉट आई की वैल्यू आई ही है, डी एल, एल की वैल्यू एज इट इज सेम, कोई चेंजेस नहीं है, ये तो एल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब बाकी चीजें लिख दो और मेरे को बता दो क्या आंसर आ रहा है। चलो इतना तो कैलकुलेट कर लोगे अब। yes, डन। अब भैया इतना पार्ट आप कंप्लीट कर लेना, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, बी नेट आप कैलकुलेट करके अपने आप लिखोगे। जब यहाँ तो कोई डाउट नहीं है तो बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर अपने आते हैं टॉपिक पे वापस, सर्कुलर वाले पे। भाई डन डना डन बड़े। yes, sir. चलो yes, डन। sir. आ जाओ भैया अब अपने सर्कुलर वाले पार्ट पे। यार सर्कुलर वाले पार्ट में भी कल मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे कि अगर मैं एक सर्कुलर लूप की बात कर रहा हूं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं उसके सेंटर पॉइंट पे, तो भैया उसके सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी? एन इंटू म्यू नोड म्यू नॉट आई बाय 2a, जहां पे a उसका रेडियस होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं उसके एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहूं तो एक्सियल पॉइंट पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी n इंटू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। बस इसी पे पूरा काम करके चलना है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन को ट्राई करना है। स्टार्टिंग हो रही है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे करके लेवल बढ़ा देंगे। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये हमारे पास एक सर्कुलर वायर गिवन है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, करंट फ्लो कर रहा है आई। यहां पे मैंने एक स्ट्रेट वायर ले ली है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, और इसमें भी करंट कितना फ्लो कर रहा है? इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है भैया हमारे पास आई। हमें इसका रेडियस गिवन है कि इस जो ये रिंग है, सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस ले लो कि भैया इसका रेडियस है सपोज ए। तो आपको क्या बताना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट द पॉइंट ए। चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन ही रिपीट करना है? भाई आई होप क्वेश्चन क्लियर है सबको। डन। एक सर्कुलर लूप है, करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज आई, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है आई राइट हैंड साइड। इन दोनों की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से और इस स्ट्रेट वायर की वजह से, दोनों की वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपको वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है कि भैया नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है पॉइंट ओ पे। चलो तुषार कल क्लास में थे? भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 मिनट का क्वेश्चन था ये बस।
हाँ काव्य, ऐसे आंसर बता दो यार, इतना टाइपिंग में क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल सही है यार। भाई सबसे पहले तो सर दोनों म्यू की। नोट हाँ बोलो हरी बोलो। सर म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस म्यू नोट आई अपॉन 2। बिल्कुल, बस कॉमन ले लेना जो भी कॉमन आ रहा है। ये भाई सबसे पहले तो बस ये चेक कर लिया करो कि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, या सेम डायरेक्शन में आ रही है, या किसी एंगल पे आ रही है, ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि मेरे को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर मैं एक सर्कुलर लूप की वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड देखूं, तो फिर से अपना राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है। भैया करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं राइट हैंड साइड सेगमेंट के देखूं, करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर मैं पॉइंट ओ पे फिंगर्स घुमा के लेके आऊं, तो पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? आउटवर्ड्स आ रही है, मेरी खुद की तरफ आ रही है। अब मैं स्ट्रेट वायर की वजह से देखूं, तो स्ट्रेट वायर की वजह से भी कहाँ आ रही है? आउटवर्ड्स आ रही है। तो आउटवर्ड। इतनी तो चीज क्लियर है कि भैया दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? एड अप होंगी। तो यार कल ही फॉर्मूले लिखवाए सारे, आज भी फॉर्मूला लिखा है। B1 सर्कुलर लूप की वजह से लिख दो। सर्कुलर लूप की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2a। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a। आपको साफ दिख रहा है कि इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? म्यू नॉट आई बाय 2a कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा 1+1/पाई। बस क्वेश्चन खत्म और डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड्स। क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो डन। तो भैया ये मैंने कहा जैसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था इसका। अब आ जाओ थोड़ा सा लेवल अप पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हमें कुछ सर्कुलर आर्क्स दे रखे हैं। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, फिर देख लेंगे। हमें इस टाइप के सर्कुलर आर्क्स गिवन है। करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से ले लो, बाकी जो आपका मन था वो डायरेक्शन ले सकते थे। करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। मुझे क्या करना है, मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट दी पॉइंट ओ पे। मेरे को ये एंगल गिवन है कि भैया ये एंगल है सपोज अल्फा, और मेरे को ये सारे डिस्टेंसेस गिवन है कि ये डिस्टेंस है ए, और जो सबसे ऊपर वाला डिस्टेंस है वो मेरे को गिवन है बी। सेंटर से ओ से मेरे को ये ऊपर वाला डिस्टेंस गिवन है बी, और यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज ए। तो ट्राई टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। फिर से सबसे पहले वही पूछ रहा हूं, चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन क्लियर नहीं है। सर रिपीट करना। रिपीट एरी। एरी मैं कह रहा हूं कि मेरे को इस तरीके का एक सर्कुलर आर्क गिवन है, मतलब ये वाली वायर, ये, फिर एक ये स्ट्रेट वायर, फिर एक ये वायर, और एक ये वायर। तो इस पूरे की वजह से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट ओ पे। मेरे को सारे डिस्टेंस वगैरह करंट वगैरह सब कुछ वैल्यू गिवन है कि भैया करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट आई। मेरे को यहां से लेके पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस गिवन है ए, और उसके ऊपर टॉप पॉइंट से लेके पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस गिवन है बी। सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? सेंटर पे एंगल बन रहा है अल्फा। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। भाई किसी को क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो पूछ लेना। या क्या कहते हो, साथ साथ सॉल्व करें? सर थोड़ी देर रुक जाओ बस। ठीक है डन काव्य, वेरी गुड। ये करिए बात काव्य ने। भाई थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकॉल करना, मैंने एक चीज हिंट दे देता हूं बस इसमें। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट वायर है और उसी के पॉइंट पे, उसी के लाइन पे जो पॉइंट आ रहा है, अगर मैं उस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तो उसके लिए जीरो हो जाएगी। तो बस मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर रहा हूं
कि भैया जो ये वाला स्ट्रेट वायर है, इसके जो पॉइंट ओ है वो इसी की लाइन पे आ रहा है, तो क्या इस स्ट्रेट वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी? इस स्ट्रेट वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। सिमिलरली इस स्ट्रेट वायर की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट ओ बिल्कुल उसी की लाइन पे आ रहा है। तो बस इतना ही हिंट देना था। अब आपको कैलकुलेट करना है सर्कुलर आर्क्स के लिए। सर आंसर बोल दूं? हाँ बोलो आंसर। म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन। भैया बहुत बेहतरीन काव्य, बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हो, बढ़िया। थैंक यू सर। ओके भैया, बाकी लोगों के भी आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, चेक करना। लास्ट 1 मिनट और देता हूँ, चेक कर लो। चलो यार, अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबका कुछ ना कुछ तो, कुछ पार्ट तक तो सॉल्व हो ही गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यार जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले तो यही चीज चेक कर लिया करो कि सेगमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, ताकि इतना तो पता चल जाए कि भैया मेरे को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इस फर्स्ट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं पॉइंट ओ पे, तो मुझे इतना दिख रहा है फर्स्ट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउटवर्ड्स। वेरेस अगर मैं ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं पॉइंट ओ पे, तो वो आएगी इनवर्ड्स। मतलब इतनी तो बात क्लियर है कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करनी है, हमें ये दो मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट करनी है। लेकिन इनमें से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, 1 या 2? सर 1। Sir, 1 बड़ी one. होगी, वेरी गुड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब अपने कॉन्सेप्ट पे। यार सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, बायो सर्वेट्स लॉ लगा दो और कुछ नहीं करना। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड 1 कैलकुलेट करूंगा, तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट, करंट फ्लो कर रहा है आई, मेरे को इस वायर की लेंथ चाहिए, तो अभी फिलहाल के लिए मैं L1 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 4 पाई और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, ए, क्योंकि यहां से Yes. पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस ए हो गया। अब किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा कि सर साइन थीटा कहां गया, साइन थीटा कहां गया? 90 डिग्री सर, तो साइन वेरी थीटा गुड, 1। वो साइन 90 होगा। साइन 90 क्यों होगा? क्योंकि यार ये एक सर्कुलर आर्क हो रही है। आपको ये तो पता ही होगा, नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, अगर एक सर्कल है और मैं उसका रेडियस ले रहा हूं, तो रेडियस सरकमफ्रेंस पे हमेशा कितना एंगल बनाता है? रेडियस 90 degree सरकमफ्रेंस पे normal. हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इधर भी वही कहानी हो रही है कि भैया ये एक सर्कुलर पार्ट है, पॉइंट ओ उसका सेंटर पॉइंट बन रहा है। तो हमारा जो पॉइंट ओ से इस पर्टिकुलर आर्क तक जो एक लाइन ड्रॉ करूंगा, बेसिकली वो रेडियस बन जाएगा। तो इसलिए मैंने साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ली है और साइन 91 लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास 1। अभी L1 और L2 की वैल्यू रखेंगे। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड 2 कैलकुलेट करूंगा, तो म्यू नॉट आई L2 इंटू अभी भी साइन 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई, और अब की बार डिस्टेंस होगा बी स्क्वायर। पहले सब लोग यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। सिर्फ बायो सर्वेट्स लॉ लगाया है और कुछ नहीं किया। इसकी लेंथ L2 ले ली है, इसकी लेंथ L1 ले ली है मैंने। Done, sir. डन, चलो। अब भैया L1 और L2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यार L1 और L2 क्या है, बेसिकली ये लेंथ है एक आर्क की। तो भैया आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं? आर्क आर फॉर्मूला सबको थीटा। पता? बिल्कुल भैया, फॉर्मूला जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क L1. डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अगर मेरे को आर्क की वैल्यू निकालनी है, पीछे एंगल गिवन है अल्फा, तो मेरे को बस रेडियस इंटू अल्फा लिखना है। तो जैसे मैं L1 की बात कर रहा हूं, तो L1 के लिए तो ए ही अल्फा ही होगा एंगल, लेकिन रेडियस कितना था, ए। सिमिलरली L2 की जगह क्या लिखूंगा, अल्फा इंटू B. बी। तो B. बस यार सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर दो। तो जब आप नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, आपके पास आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। हमारे पास कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई सब में कॉमन आ रहा है।
ब्रैकेट में लिखोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1/a माइनस 1/b। सब लोग चेक कर लो अपने आप। और अल्फा भी आएगा। हाँ भाई, माई मिस्टेक, अल्फा भी आएगा, बिल्कुल सही, अल्फा भी कॉमन आ जाएगा। सब लोग L1 और L2 की वैल्यू रख दो जो मैंने यहाँ पे लिख के दी है आपको। L1 L2 की वैल्यू रख के सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लो अब यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस। डन सर। डन, डन चलो सर। भाई बहुत बढ़िया। आ जाओ। अब भैया एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखते हैं, भावनाओं को समझो। भैया मैंने कहा कि ये एक रेक्टेंगुलर है, या आपके लिए सिंपलीफिकेशन के लिए चलो ये अज्यूम कर लेते हैं कि भैया एक ये स्क्वायर लूप है। हमने स्क्वायर लूप के लिए लास्ट क्लास में भी कैलकुलेट किया था। मैं कह रहा हूं ये एक स्क्वायर लूप है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे इसके इस वाले एंड पॉइंट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और इस वाले एंड को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो आप चाहे तो इस तरीके से डायग्राम को इमेजिन कर सकते हो कि ये मेरे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लेके पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया है। आपको क्या फाइंड करके बताना है कि सेंटर पॉइंट ओ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। आई रिपीट, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है पॉइंट ओ पे। साइड की वैल्यू जो आपका मन करे वो ले लो। सपोज साइड की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2L। एक बार चेक करो, कैलकुलेट करो खुद से। सर जो नीचे वाला पॉइंट है बी के साथ कनेक्टेड, वो वायर टेढ़ी है या सीधी गई है? ये वाली वायर, यस सर। ये वाली वायर मतलब एक कनेक्टिंग वायर है, तो इसकी वजह से फाइंड नहीं करना मेरे को। तो मैग्नेट, ये जो स्क्वायर लूप है सिर्फ इसकी वजह से फाइंड करना है। तो अगर आपको ओके। डाउट हो रहा है तो आप इसको सीधी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब मेरे को लगा इनकी वजह से भी निकाल। नहीं, इनकी वजह से नहीं निकालना, मेरे को सिर्फ इस स्क्वायर लूप की वजह से निकालना है कि स्क्वायर लूप में की वजह से अब पॉइंट ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। वैसे कौन कौन है जिसको ये मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है? वैसे तो पूरी फिजिक्स ही बोरिंग लगती होगी, मुझे पता है। इससे याद आया, दूसरी वाली फिजिक्स क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई। डन। न्यूक्लियर खत्म हो गया होगा ना, या अभी है? सर अल्फा बीटा गामा डी के बचे। ठीक है। खैर मोस्टली थ्योरेटिकल टॉपिक है न्यूक्लियर, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा होगा। तो उसमें मजा आता है। मजा आता है भाई, बढ़िया। पता नहीं, न्यूक्लियर जैसे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। भैया काव्य बिल्कुल सही है, अकेले तुम ही कैलकुलेट करे जा रहे हो, बाकी किसी का कुछ आंसर नहीं आ रहा है। सर कैलकुलेट करने की जरूरत भी पड़ी सर। बिल्कुल, बस वही तो चाह रहा था मैं बाकी लोगों से कि भैया कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है या नहीं। भैया धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट खत्म दिख रहा है। इधर देखो यार, अज्यूम कर लो कि यहाँ से कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है, आई अज्यूम तो कर लिया। स्क्वायर की वजह से तो सीधा वो जो कल करवाया था वो ही आ जाएगा। नहीं यार, 2L आंसर डाल के। डिफरेंट है ना। इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आंसर अलग है, इसलिए तो क्वेश्चन दिया, नहीं तो देता ही क्यों। यार इधर अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो यहां तक तो आई करंट फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे जंक्शन मिल गया है। यहाँ पे अगर जंक्शन मिल गया है तो करंट डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। करंट कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा। अब याद रखो भैया, इधर जो वायर है वही सेम वायर इधर भी है, लेंथ भी सेम है, तो यहाँ पे करंट इक्वल डिवाइड होगा। I/2 I/2, ये करंट यहाँ पे I/2 इस तरीके से फ्लो करेगा और फिर बाहर निकल जाएगा। अब क्या करो, अब ये चारों सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके चेक कर लो यार। तो अगर आप देखोगे कि हमारा वायर वन की वजह से, जो ये ऊपर मैंने वायर वन मार्क किया है इसकी वजह से, और जो ये मैंने वायर मार्क करी है टू इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आएगी। चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रही है। क्या सबने चेक कर लिया यहां तक? यस सर। डन।
सिमिलरली अगर मैं B3 और B4 देखूं तो भैया इनकी वैल्यू भी सेम ही होगी क्योंकि स्क्वायर की साइड्स हैं, और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगी आउटवर्ड्स। तो भैया मेरे को दिख रहा है दो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, दो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है और सबकी वैल्यू सेम है। तो भैया ऐसा कह सकता था ना 2B1 माइनस 2B3, जब सबकी ही वैल्यू सेम है तो आंसर कितना आएगा? आंसर 0 आएगा। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई? Yes, sir. या कुछ रिपीट करना है तो चेक कर लो। सर एक बार कर दो रिपीट। ठीक नो है लवप्रीत, रिपीट कर रहा हूँ। लवप्रीत पहले ये बताओ कि कौन से पार्ट से रिपीट करना है, क्या पूरा ही क्वेश्चन रिपीट करना है? यस सर। ठीक है, डन। भाई मैंने क्या कहा कि मैंने अज्यूम कर लिया कि इस बैटरी से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। आप भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हो कि भैया मैंने कहा इस बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है आई। अब यहाँ पे जंक्शन आ गया है तो मुझे पता है करंट स्प्लिट होगा। अब भैया जब यहाँ पे वायर की लेंथ सेम आ रही है, यहाँ पे भी वायर की लेंथ सेम आ रही है, तो करंट इक्वल अमाउंट में स्प्लिट होगा। तो भैया ऊपर मैंने कितना करंट ले लिया? I/2। तो नीचे भी कितना करंट स्प्लिट होके आएगा? I/2 ही स्प्लिट होके आएगा। तो भाई मैंने देख लिया कि ये वायर 1 में करंट I/2, वायर 2 में करंट I/2, वायर 4 में करंट I/2, वायर 3 में करंट I/2। लवप्रीत पहले यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। डन। लवप्रीत मैं ये कह रहा हूं कि ये मैंने एक स्क्वायर लूप लिया है। अगर मैंने एक स्क्वायर लूप लिया है तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि स्क्वायर लूप में आप सिर्फ किसी एक वायर की वजह से कैलकुलेट कर लो, बाकी चारों वायर्स मतलब बाकी तीनों वायर्स की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? सेम। सेम आएगी। तो बस अगर मैं ये लिख सकता हूं ना वैल्यू वाइज कि भैया मैग्नेटिक फील्ड 1, मैग्नेटिक फील्ड 2, मैग्नेटिक फील्ड 3 और मैग्नेटिक फील्ड 4, इन सबकी वैल्यू सेम है। डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, वैल्यू तो सेम है। अब डायरेक्शन देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल लगाओ और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि वायर 1 की वजह से और वायर 2 की वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है? इनवर्ड्स आ रही है। सिमिलरली आप वायर 3 और वायर 4 की वजह से चेक करो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आ रही है। तो जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो मैं ये लिखूंगा कि भैया B1 और B2 तो ऐड होंगे, लेकिन B3 और B4 क्या होंगे? सबट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। तो मेरे को बताओ नेट आंसर कितना आएगा? भाई सारी वैल्यू सेम है तो नेट जीरो। आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। तो यार एक तो कंफ्यूज मत होना, काफी बच्चे जल्दबाजी बहुत करते हैं। पिछले क्लास में भी कह रहे थे कि सर स्क्वायर लूप वाला क्वेश्चन कराया था तो उसका आंसर सेम होना चाहिए। नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है? भैया अगर मैं एक स्क्वायर लूप ले रहा हूं, दोनों में डिफरेंस देखो। अगर ये मैं एक स्क्वायर लूप ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि भैया करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो इधर चारों वायर्स में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट दी पॉइंट ओ, याद रखना 0 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रॉपर डायरेक्शन में सब चीजें फ्लो कर रही हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि भैया मैंने इस टाइप का स्क्वायर लूप दिया, करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है तो आधी जगह तो करंट ऐसा आ रहा है लेकिन आधी जगह करंट कुछ और आ रहा है, तो भैया इस केस में याद रखना ऐसा नहीं होगा। इस केस में पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0 आएगी। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? यस सर। डन। तो इसी के बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। हाँ बोलो एरी। पीछे अभी बताना क्या बताया था आपने? अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ एरी। एरी मैंने कहा कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे डायग्राम देख लो। मैं कह रहा हूं कि आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है? कि भैया नीचे वाले में देखो मैं करंट की डायरेक्शन इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। तो एरी एक बात बताओ, अगर मैंने करंट इस तरीके से ड्रॉ किया है तो क्या यहाँ पे करंट की वैल्यू स्प्लिट हुई है? नो सर। और करंट एक प्रॉपर डायरेक्शन में है कि सबका करंट किस में फ्लो कर रहा है? सबके लिए करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो भैया सबकी वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी। सिंस सबकी वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी, तो नीचे वाले केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम आ रही है। लेकिन अगर आप ऊपर वाला केस देखो तो ऊपर वाले केस के लिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सबकी डायरेक्शन सेम नहीं है। इस वाले पार्ट के लिए करंट फ्लो कैसे कर रहा है? क्लॉकवाइज। लेकिन इस वाले पार्ट के लिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी ठीक हो। क्लॉकवाइज।
तो भैया इधर सबकी वजह से डायरेक्शन सेम नहीं आएगी, और इस केस में पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0 आएगी। Yes. क्लियर हो गया डिफरेंस? सारी एरी क्लियर हो गया? Yes. थैंक यू। चलो भैया अब इसी बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट इसका आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है कि भैया हमने क्या लिया, एक स्क्वायर लूप लिया है। स्क्वायर लूप, सॉरी स्क्वायर कह रहा हूं, सर्कुलर लूप, क्या हो रहा है, सर्कुलर लूप लिया है और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि भैया ये लो बैटरी, ऊपर कुछ भी ले लो, पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे ले लिया मैंने नेगेटिव टर्मिनल। मेरे को क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट पे, इस सर्कुलर लूप के सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। तो बताओ कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ? करंट की कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, करंट आप खुद से अज्यूम कर लो। जैसे पिछले क्वेश्चन में करंट की वैल्यू दी नहीं थी, हमने खुद से अज्यूम करके सॉल्व किया है, ऐसे ही यहाँ पे भी करंट की वैल्यू खुद से अज्यूम कर लो। कोमल क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, जैसे एक कड़ा है, मैंने इस कड़े के दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, सपोज ये पॉइंट बी ले लिया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। मेरे को इस सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देनी है पॉइंट ओ पे। सर रेडियस, कितना आ रहा है? रेडियस कितना मान लें? रेडियस कोई कितना है? रेडियस यार चलो ये छोटी छोटी चीजें खुद से अज्यूम कर लो भैया, रेडियस ले लो ए। अजय बहुत लेट ज्वाइन किया यार आज। यार क्या कहते हो, इस क्वेश्चन को साथ साथ डिस्कस कर ले? Yes. चलो डन। भैया देखो सर ये वैसे हाँ, आंसर वैसे मैंने अभी थोड़ा सा निकाला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। नहीं यारी, चलो देखो ये बताता हूँ इसका आंसर क्या है। भैया इसका आंसर सर भी अभी मत बताओ। काव्य अब तो बता दिया, इसका आंसर भी 0 ही है। कोई बात नहीं यार, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा जल्दी किया है, क्योंकि आगे वाले कॉन्सेप्ट पे भी देखना है। यार देखो इसका आंसर 0 कैसे आएगा। भाई इधर बैटरी से कुछ ना कुछ करंट अज्यूम कर लो, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है? आई। अब की बार यहाँ पे जंक्शन है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट स्प्लिट होगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट स्प्लिट होगा। अब पिछले वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? भैया यहाँ पे वायर की लेंथ सेम थी, यहाँ पे भी वायर की लेंथ सेम थी, तो मैंने करंट दोनों को इक्वल माना था कि ऊपर करंट कितना स्प्लिट कर रहा है? I/2, और नीचे भी करंट कितना स्प्लिट कर रहा है? I/2। लेकिन इधर क्या इस वाले सर्कुलर आर्क की लेंथ और इस वाले सर्कुलर आर्क की लेंथ सेम है क्या? नहीं, No, sir. सर्कुलर लेंथ डिफरेंट है। तो क्या अब की बार करंट सेम अमाउंट में स्प्लिट होगा या अलग अलग स्प्लिट होगा? Sir, अलग 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 स्प्लिट होगा। तो यहाँ पे करंट अलग को अलग। मान लो कुछ ना कुछ I1, और यहाँ पे करंट को मान लो कुछ ना कुछ I2, कि भैया ये सर्कुलर लूप है L2 और ये वाला सर्कुलर लूप है L1। पहले यहां तक डिनोशंस चेक कर लो कि डिनोशंस में कोई डाउट है? No, sir. डन। अगर आप एक चीज देखो, जो ऊपर वाला सर्कुलर लूप है ए से लेके बी तक, ऊपर वाला सर्कुलर लूप और नीचे वाला सर्कुलर लूप, ये दोनों के दोनों किस टाइप के कनेक्शन में आ रहे हैं? सीरीज में या पैरेलल में? Sir, parallel. पैरेलल। पैरेलल में आ रहे हैं। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, अभी थोड़े दिनों पहले ही करंट इलेक्ट्रिसिटी किया है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो भैया सीधे सीधे लिख दो, V1 और V2 सेम होंगे, दोनों के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दो। तो ओम्स लॉ लगाऊंगा तो लिखूंगा I1 इंटू इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका रेजिस्टेंस लिख रहा हूं रो, लेंथ L1 डिवाइडेड बाय इसका एरिया A। सिमिलरली V2 लिखूंगा I2
रेजिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि पूरा सर्कुलर वायर एक ही मटेरियल का बना होगा। लेंथ अलग है लेकिन थिकनेस भी तो पूरे सर्कुलर वायर की एक ही होगी, तो यहाँ पे भी एरिया ए ही आएगा। तो चेक करो कौन कौन से टर्म्स कट गए। भैया रो और ए कट गया, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, I1L1 इज इक्वल्स टू I2L2। पहले यहां तक अच्छे से चेक करो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। नो सर। अब बस भैया हम अपना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे। भाई बी वन होगा म्यू नॉट I1, लेंथ लूप है L1, डिवाइडेड बाय 4 पाई सॉरी 4 पाई a स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड 2 कैलकुलेट करूंगा तो आएगा म्यू नॉट I2L2 डिवाइडेड बाय 4 पाई a स्क्वायर। बायोट सर्वेट्स लॉ लगाया है और कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउटवर्ड्स, और अगर मैं अंदर वाले ये नीचे वाले लूप की वजह से देखूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनवर्ड्स। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहिए? माइनस। माइनस करना चाहिए। अरे भैया अगर आप एक चीज नोटिस करो, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है। 4 पाई a स्क्वायर 4 पाई a स्क्वायर, म्यू नॉट I1L1 और I2L2। अभी हमने पीछे प्रूव किया कि ये दोनों भी सेम थे, तो भैया सब कुछ कट कटा के आंसर कितना आएगा? 0। आंसर 0 आएगा। अब आपको क्या याद रखना है ताकि एग्जाम में बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े? एग्जाम में आप सीधा सीधा ये याद रखो कि अगर आपको कोई भी एक क्लोज लूप गिवन है और उस क्लोज लूप में आपका करंट डिवाइड हो रहा है, अब चाहे जैसे मर्जी डिवाइड हो रहा हो, इक्वल डिवाइड हो रहा हो या अनइक्वल डिवाइड हो रहा हो, अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, चाहे मैं सेंटर पे जितना मर्जी एंगल दे दूं, चाहे मैं आपको जैसे मर्जी शेप दे दूं, स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कुलर कुछ भी दे दूं, हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पॉइंट पे कितना आएगा? 0 आएगा। जब भी आपका करंट स्प्लिट हो रहा होगा, सिर्फ तभी। जब करंट स्प्लिट नहीं हो रहा होगा जैसे इस वाले केस में, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आएगी। क्या ये स्टेटमेंट याद रहेगी? यस सर। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद यहां पे स्टेटमेंट अपने आप लिखो। चलो कि फॉर अ क्लोज लूप इफ द करंट इज गेटिंग डिवाइडेड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट विल ऑलवेज बी 0 irrespective Done, of sir. shape, irrespective of angle। अपने जैसे आपको लिखना है वैसे लिखो अपनी टर्म लैंग्वेज में बेसिकली, ताकि रिवाइज करते वक्त इजीली याद हो जाए कि भैया अगर कोई भी एक क्लोज लूप है उसमें करंट डिवाइड हो रहा है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, अब चाहे जो मर्जी शेप हो जो मर्जी एंगल हो। Done, sir. डन डन आ डन। भैया चेक कर लो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़ चलूं आगे? Yes, sir. चलो डन। अब एक क्वेश्चन और ये लास्ट सर्कुलर वायर पे, फिर अपना टॉपिक चेंज करेंगे, फिर आएंगे सोलोनॉइड पे। भैया ये क्वेश्चन घबराने का नहीं है, ये क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन था लेकिन घबराने का नहीं है। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है। भैया हमें बोला हुआ ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास एक स्पाइरल स्पाइरल शेप की वायर है इस टाइप की। ये हो गई स्पाइरल शेप की वायर। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? भैया करंट फ्लो कर रहा है आई। डायरेक्शन मैंने क्या ली है? डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज लिया, बाकी आपका जो मन करे आप वो डायरेक्शन ले सकते हो, एंटी क्लॉक वगैरह जो आपका मन करे। हमें करंट की वैल्यू गिवन है आई और वो करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमें इसका रेडियस गिवन है, ये अंदर वाला इंटरनल रेडियस गिवन है, और ये बाहर वाला रेडियस, ये रेडियस गिवन है कि भैया इनर रेडियस है ए और बाहर वाला रेडियस है बी। यहां लिख रहा हूं, इनर रेडियस गिवन है हमारे पास ए और आउटर रेडियस गिवन है हमारे पास बी। आपको क्या कैलकुलेट करके देना है? आपको कैलकुलेट करके देना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। पहले तो बस इतना ही देखो क्वेश्चन भी क्लियर है या क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। क्लियर है। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। Done, sir. तो ट्राई टू सॉल्व, एक बार आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करने की कोशिश करो। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है। नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ भी नहीं दिए हुए दोस्त। हाँ इतना सॉरी, वेरिएबल्स में बोला हुआ है टोटल एन टर्न्स है, टोटल एन टर्न्स है ये बोला हुआ है।
देखो थोड़ा सा सोचने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही है। हाँ, आपके लिए एक हिंट दे देता हूं। याद है कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था कि भैया अगर मैं एक शीट ले रहा हूं और शीट के साइड पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं किसी एक पॉइंट पे, तो हमने शीट को किसका कलेक्शन मान लिया था? infinite. इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का कलेक्शन Yes. मान लिया था कि मैं इस तरीके से इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स को ऐड करते जाऊंगा तो मेरे पास एक शीट आ जाएगी। तो बस इतना ही हिंट यहाँ पे लगाना है कि अगर मेरे पास एक स्पाइरल बाइंडिंग आ रही है, स्पाइरल मतलब चक्री, जो जो दिवाली वाली चक्री होती है, अगर ये मेरे पास एक चक्री आ रही है स्पाइरल शेप की, तो मैं इसको किसका कलेक्शन मान सकता हूँ? Coil का. कॉइल का। वेरी गुड, सर्कुलर लूप का। कि भैया मेरे अगर सर्कुलर लूप होंगे थिकनेस वाले, उनकी थिकनेस अगर मैं इंक्रीज करता जाऊंगा तो मेरे पास एक स्पाइरल वो मिल जाएगा शेप। इतना हिंट मैंने दे दिया, काम आपको करना है। बस इतना और बता देता हूं कि वो जो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन था शीट वाला, और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। बस उसमें इनफाइनाइट वायर का स्ट्रेट वायर का कलेक्शन लिया था, इधर आपको सर्कुलर वायर का कलेक्शन लेना है। स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। देखो सब ट्राई जरूर करना है, ऐसा नहीं है कि कोई खाली बैठे। ट्राई सबको करना है, चाहे सही आए चाहे गलत आए, चाहे किसी भी एक स्टेप पे ही क्यों ना अटक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राई करने से पीछे मत हटना बस। जैसे किसी का कुछ प्रोग्रेस हो जाए भैया बता देना कि हाँ आंसर यहाँ तक आ रहा है या यहाँ पे अटक चुके हैं। तुषार कुछ अप्रोच लगाई? अमित? भैया अमन कुछ अप्रोच? काव्य तुमने क्या किया, कहाँ तक? सर मैंने बीच में किसी आर डिस्टेंस पर एक रिंग मान ली, ठीक और है। फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख दी, पर उसके बाद अब मेरे को इंटीग्रेट करने के लिए मतलब किसके रिस्पेक्ट में कर वो नहीं आ रहा है। चलो डन। तो भैया सॉल्व करते हैं। सर हाँ बोलो। अरे वेट करूं? सर म्यू नोड आई Sir, क्योंकि mu not I एन A upon 2 B minus A into आ, B over A. नहीं नहीं, देखो चलो, सर मतलब मेरा काफी हद तक तो सही कर दिया तुमने। सर अब म्यू थोड़ा सा नोड इधर चेक आई कर लो। सर म्यू नोड आई नंबर ऑफ टर्न्स इनटू अपॉन 2 a प्लस b इनटू log b अपॉन ए। यार ये आंसर सही है, वेरी गुड। चलो देखो, यार हमें क्या करना है, मतलब ये आंसर मैंने पूरा नहीं सुना लेकिन आपका लॉग में बी बाई ए सही आ रहा है।
म्यू नॉट एन आई बाय, जो तुमने म्यू नॉट एन आई बाय कितना बोला एरी? 2 into b a plus b. 2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी नहीं होगा, बस ए माइनस बी या बी माइनस ए होगा, बाकी सब कुछ सही आ रहा है। चलो देखो करना क्या है यार, सबसे पहले मैं इसको कलेक्शन ऑफ अ रिंग मान रहा हूं। मैंने कहा कि ये मैंने एक रिंग ली है, तो अब मैं अगर इस डायग्राम में बनाने लग गया तो देखो आपका डायग्राम काफी अनटाइडी सा हो रहा है, तो इस भावनाओं को समझ जाना। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, तो डायग्राम को समझ जाना। भाई मैंने कहा कि मैंने एक रिंग ले ली है जिसकी कोई ना कोई थिकनेस है, तो ये मैंने एक रिंग ले ली जिसकी कोई ना कोई एक थिकनेस है। कितने डिस्टेंस पे ली है? याद करो जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि मैंने एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट वायर ले लिया था, तो स्ट्रेट वायर की थिकनेस कितनी ली थी मैंने? सर उसका जो dr डी बिल्कुल, अगर मैंने x डिस्टेंस लिया है तो dx हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पे भी कर दो। भैया अज्यूम कर लो कि ये मैंने एक रिंग अज्यूम करी है x डिस्टेंस पे, तो अगर ये मैं x डिस्टेंस पे अज्यूम कर रहा हूं तो बताओ यहाँ पे लेंथ, ये इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? dx. dx। अब क्या करना है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा सेंटर पॉइंट पे। तो भैया मुझे पता है कि ये एक सर्कुलर रिंग है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट, यहाँ पे आई की जगह हो जाएगा डी आई, डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू रेडियस, और रेडियस कितना है इधर, रेडियस एक्स है। x. चेक करो यहां तक क्लियर है? यस सर। भाई बहुत बढ़िया। अगर यहां तक क्लियर है तो अब ये सोचो कि भैया डी आई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो भैया देखो डी आई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। भैया टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, कितने टर्न में से फ्लो कर रहा है, टोटल वो फ्लो कर रहा है एन नंबर ऑफ टर्न्स में से। लेकिन नहीं रुको, यहां पे एक दिक्कत हो जाएगी, यहां पे ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एक काम करो, इसको थोड़ा सा सिंपल बना लो। क्या सिंपल बना लो, करंट की वैल्यू सेम ले लो और चेंज करा दो नंबर ऑफ टर्न्स। क्या ये चीज भी समझ में आई है? चेक करो एक बार। भाई रिपीट कर देता हूं, मेरे ख्याल से नहीं समझ में आई होगी। यार एक मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि एक पूरे सर्कुलर रिंग में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई कर रहा है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक थिकनेस वाली वायर रिंग ले रहा हूं, उसमें क्या पता 2-3 टर्न्स आ गए हो, अगर उसमें 2-3 टर्न्स आ गए हैं तो क्या उसमें सेम करंट फ्लो करेगा आई, या अलग करंट फ्लो करेगा? n times करेगा. तो भैया उतने टाइम्स करंट फ्लो करना हो जाएगा। तो मेरा लॉजिक क्या है, मैं करंट को आई ले रहा हूं, लेकिन मैं नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड कर लूंगा कि इस व्हाइट वाली थिकनेस में कितने टर्न्स आ गए, तो बस उससे भी मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। चेक करके देखो क्या यहां तक बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? भाई डल रिस्पॉन्स, वापस से चेक करो क्या मेरे को रिपीट करना है या Yes, क्लियर हो sir. गया? क्लियर हो गया है, डन। तो भैया सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ होगी बी माइनस ए, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। लेकिन अब मेरे को कितने टर्न्स निकालने हैं, मेरे को निकालने हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन ये थिकनेस, इन dx थिकनेस। तो मैं क्या करूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं बस हम, dx से मल्टीप्लाई करना है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तो भैया मेरे पास आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एज इट इज, 2 एज इट इज। अब बचेगा क्या, n की वैल्यू, तो ये कितनी होगी, n डिवाइडेड बाय b माइनस a, इंटीग्रेशन में बस आपके पास बचेगा dx बाय x। चेक करो यहां तक का स्टेप क्लियर है या नहीं, या कुछ रिपीट करना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये वाली चीज Yes. आपको पूरे को समझ में नहीं आई है। सर ये b-a कैसे आएगा? b माइनस ए यार सीधी सीधी बात है, मैंने बस आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस कर दिया, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो आउटर रेडियस और इनर रेडियस के बीच में ही है, इसलिए। अगर एरी आपको ये बात भी समझ में नहीं आ रही है तो एक चीज याद रखो, मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहा हूं ना, तो मेरे को लेंथ फाइंड करनी है ना पूरे स्पाइरल की। अरे एक बात बताओ, ये जहां तक चीज क्लियर है, मेरे को पूरे स्पाइरल की लेंथ फाइंड करनी है ना। यस सर. तो मेरे को बताओ एक सर्कल की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर। तो इधर भैया दो रेडियस हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई आर फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस। तो यार इधर फाइनल रेडियस बी है, इनिशियल रेडियस ए है, तो इधर अगर मैं 2 पाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी 2 पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्टीमेटली वो कैंसिल ही होगा। तो उसको लिखो या ना मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप ये याद रखो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस।
क्या अब क्लियर है? Yes. डन। Yes, sir. तो यार मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इधर इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स कहाँ लगेगी भैया? इनर रेडियस से लेके आउटर रेडियस तक। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाए बता दो। तो भैया हमने कल की क्लास में ही इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। dx बाई एक्स इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा ln, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर उनको डिवीजन में लिख दूंगा तो ln b बाई a आएगा। अरे आपका यही आंसर आ रहा था ना, लेकिन आपका बस नीचे a प्लस बी आ रहा था, Yes. तो इसको ठीक कर लो। ये फाइनल आंसर है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O। Done, sir. डन। Done, चलो sir. भैया बहुत बढ़िया। तो यार यहां तक हो गया हमारे सर्कुलर पार्ट का कंप्लीट। अब आ जाते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सोलोनॉइड। सोलोनॉइड बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत सिंपल है ये तो। भाई सोलोनॉइड सबको पता है, सोलोनॉइड क्या होता है? सोलोनॉइड का मतलब मल्टीपल सर्कुलर टर्न्स तो हैं, लेकिन वो एक के ऊपर एक नहीं हो रहे। मल्टीपल सर्कुलर टर्न्स हैं और वो स्प्रेड हो रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, इन अ फॉर्म ऑफ अ हेलिकल। तो ये हमारा बन जाएगा सोलोनॉइड, कि इस तरीके से मैंने मल्टीपल टर्न्स लिए और इसको इन अ फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर या इन अ फॉर्म ऑफ अ हेलिकल स्ट्रक्चर लेके आ गया, तो ये हो गया हमारा सोलोनॉइड। और मैं इसमें करंट पास करा रहा हूं आई। अब आपको बेस्ट इसको इमेजिनेशन करने का तरीका क्या है? जैसे आपके घर में कोई ना कोई नोटबुक होगी स्पाइरल बाइंडिंग वाली, तो जो आपकी स्पाइरल बाइंडिंग की स्प्रिंग होती है, वो किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो आप? एक सोलोनॉइड की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई है? Yes, Yes. sir. डन। तो यार मैं क्या कह रहा हूं, सपोज मैंने इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो अगर मैंने इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, तो जो ये मेरी हर एक फिंगर है, ये एक सर्कुलर आर्क है। तो ये भी मेरा हाथ क्या भी रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी मेरा अभी एक सोलोनॉइड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. डन। Yes, sir. अब एक चीज अगर आप देखो, अगर ये मेरा एक सर्कुलर टर्न बन रहा है, सपोज मैंने करंट फ्लो करा दिया किसी भी एक डायरेक्शन में, तो अगर मैंने करंट फ्लो करा दिया किसी भी एक डायरेक्शन में, तो आपको लगेगा कि एक साइड से करंट एंटर कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है, तो दूसरी साइड से करंट कैसा दिखाई देगा आपको? अगर Upward. इस साइड से नीचे जा रहा है तो पीछे वाली साइड से करंट कहाँ जा रहा होगा? Upward. ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो और कभी कभी हम सोलोनॉइड को कैसे ड्रॉ कर देते हैं, कुछ बुक्स में सोलोनॉइड को इस तरीके से भी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो चेक करो कि आपको ये वाला डायग्राम भी इमेजिन हो रहा है या नहीं हो रहा, कि भैया मैंने सोलोनॉइड को है ना बिल्कुल बीच में से कट कर दिया। जैसे ये सर्कल था, अगर मैं इसको बीच में से कट करूंगा तो क्या ये मेरे को इस टाइप का सी टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा? कुछ इस टाइप का, yes. Yes, कि sir. भैया मैंने सोलोनॉइड को कट कर दिया तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो भैया आपको क्या लगेगा कि एक साइड से करंट बाहर निकल रहा है, तो यहां पे मैं ड्रॉ कर दूंगा डॉटेड डॉटेड, कि भैया एक साइड से करंट बाहर निकल रहा है, लेकिन एक साइड से करंट कहां जा रहा है? अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। तो नीचे क्या बना दूंगा मैं? नीचे मैं बना दूंगा क्रॉस साइन। चेक करो क्या नीचे वाला डायग्राम भी सोलोनॉइड का क्लियर है या नहीं? Yes, sir. चलो Yes, भैया sir. बहुत बढ़िया। अब आपको क्या याद रखना है, सोलोनॉइड एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही गिवन है, दैट इज आइडियल सोलोनॉइड। लेकिन आपको भैया दो टाइप के सोलोनॉइड पढ़ने हैं, एक आपको पढ़ना है आइडियल सोलोनॉइड और एक आपको पढ़ना है रियल सोलोनॉइड। रियल सोलोनॉइड मतलब कि भैया वो हाइपोथेटिकल केस नहीं है, एक्चुअल केस यही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे पहला तो ये है, आइडियल सोलोनॉइड के अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो हमारी लेंथ है सोलोनॉइड की, ये वाली लेंथ, ये लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है मेरे इस वाले डिस्टेंस से, रेडियस से या डायमीटर से। तो अगर मैं आपको कह दूं कि लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है इन कंपैरिजन टू द रेडियस, तो मतलब वो किस तरीके से ट्रीट करेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा? आइडियल सोलोनॉइड की तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन गिवन नहीं है, तो मतलब वो हमारा किस टाइप का सोलोनॉइड बनेगा? एक Real रियल solenoid. सोलोनॉइड बनेगा। चेक करो यहां तक का पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. तो आपके एनसीईआरटी में एक तो यही गिवन है कि भैया इस आइडियल सोलोनॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? तो फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला है म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। जहां पे स्मॉल एन का मतलब क्या है? स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ Number of टर्न्स turns. पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप चाहे तो उसको कैपिटल एन बाय एल भी लिख सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला चलेगा, ये चीज याद रखना। और आइडियल सोलोनॉइड के केस में याद रखो होता क्या है, इनसाइड रीजन में, इनसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनती है। यूनिफॉर्म का मतलब कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल लाइंस के फॉर्म में आएगी। लेकिन बाहर की तरफ आपकी बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है?
बाहर की तरफ सपोज मैं मतलब मैं यहाँ पे कहीं फाइंड कर रहा हूँ तो बाहर की तरफ 0 होती है। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, चेक करना क्या क्या मैंने आइडियल सोलोनॉइड के लिए बोला। आइडियल सोलोनॉइड के लिए हमारी जो लेंथ होनी चाहिए वो बहुत बड़ी होनी चाहिए आपके रेडियस के मुकाबले। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक स्पाइरल बाइंडिंग की नोटबुक लोगे तो वो बिल्कुल आइडियल सोलोनॉइड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसकी लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी। फिर मैंने क्या कहा कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, जहां पे स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। फिर आइडियल सोलोनॉइड की खासियत क्या है कि भैया आइडियल सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो यूनिफॉर्म बनेगी, मतलब पैरेलल लाइंस बनेगी, और उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होती है। तो यहां लिख देता हूं आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है आइडियल सोलोनॉइड के केस में। अब अगर मेरा ये सोलोनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी याद रखो कि ये भैया बिल्कुल एग्जैक्टली किसकी तरह बिहेव करता है, ये एग्जैक्टली एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्योंकि बार मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म लाइंस के फॉर्म में होती है। तो ये कुछ ना कुछ एक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, ये कुछ ना कुछ एक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो पहले मेरे को इतना देख के बता दो कि आइडियल सोलेनॉइड तक का वाला केस क्लियर है या नहीं? yes, sir. भैया बहुत Yes, बढ़िया। sir. यस सर। अब आ जाओ, अब आ जाओ भैया अपने रियल सोलोनॉइड के केस पे। रियल सोलोनॉइड के केस में इतना सिंपल छोटा सा फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। अब थीटा 1 और थीटा 2 क्या होता है अभी इसके बारे में बात करूंगा। वेयर एज इनसाइड, इनसाइड तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही बनेगी, लेकिन अब की बार आउटसाइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो इसलिए जनरली हम अगर रियल सोलोनॉइड लेते हैं तो उसके यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। भले ही ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आती है। तो यही एक प्रॉब्लम है हमारे पास रियल सोलोनॉइड के केस में। क्या यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई? Yes, sir. डन। अब हमें डिस्कस Yes. करना है कि भैया ये थीटा 1 और थीटा 2 है क्या। तो चलो आओ डिस्कस करते हैं कि भैया ये थीटा 1 और थीटा 2 है क्या। मैंने अभी आपको कहा कि आप एक सोलोनॉइड को एक सिलेंडर के फॉर्म में भी इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि भैया मल्टीपल सर्कुलर टर्न्स हमारे सिलेंडर के फॉर्म में ही हो रहे हैं। तो आप इसको एक सिलेंडर की तरह अज्यूम कर सकते हो, और ये उसकी एक सेंटर लाइन हो गई, एक्सिस लाइन हो गई, एक्सियल लाइन हो गई है। थीटा 1 और थीटा 2 है क्या कि भैया आप इसका बिल्कुल एक मिड पॉइंट पकड़ोगे। मिड पॉइंट है सपोज ओ, आप इसके मिड पॉइंट को और एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। तो अगर मैं मिड पॉइंट और एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे एक एंगल मिलेगा थीटा 1 और यहाँ पे भी एक एंगल मिलेगा थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ये एंगल्स हो जाएंगे। अब देखो मैं आपको इसके लिए आइडियल सोलोनॉइड के लिए प्रूफ कर देता हूं। आइडियल सोलोनॉइड का मतलब है कि ये जो लेंथ है ये अनंत तक चल रही है, मतलब इनफानाइट बड़ी है। तो अगर ये लेंथ इनफानाइट बड़ी है तो मेरे को बताओ थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी लिखूं? 0। 0. क्या ये बात क्लियर हो गई? तो भैया मैं थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 0 लिखूंगा, क्योंकि जब मैं इनको ज्वाइन करने बैठूंगा तो ये तो अनंत तक चल रही है, अनंत तक चल रही है, तो ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे अपनी वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करो। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। 1. cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। 1 प्लस 1 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। क्या भैया क्लियर हो गई यहाँ तक की बातें? Yes, sir. चलो डन। तो पूरा यहाँ तक नोट डाउन कर डालो, और अगर अभी भी कुछ दिक्कत लग रही हो तो पूछ डालो। सर सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पर भी यही होती है वैल्यू? बिल्कुल, सोलोनॉइड के एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू होती है, और एंड पॉइंट पे वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाय 2, जस्ट सेंटर के हाफ। उसका रीजन बता देता हूँ सेंटर के हाफ क्यों होती है। अगर ये मैंने सोलोनॉइड लिया है, इसके बीच में एक पॉइंट पकड़ा है, जैसे ये मिडिल फिंगर, तो याद रखो इस मिडिल फिंगर पे मैग्नेटिक फील्ड ये वाली वायर भी बना रही होगी, ये वाली भी बना रही होगी, ये वाली भी बना रही होगी। तो मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड भी मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई, इसके राइट हैंड साइड भी मैग्नेटिक फील्ड को कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने बिल्कुल एंड पॉइंट पे ले लिया, बिल्कुल ये वाला टर्न ले लिया, तो भैया Right इसके side. लेफ्ट हैंड साइड तो कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई ना कोई, लेकिन क्या इसके राइट हैंड साइड कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है? No, No. sir. नहीं। तो इसलिए No. मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंट पे हाफ हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ आइडियल सोलोनॉइड के केस में होगा।
रियल सोलेनोइड के केस में अगर मैं इसके एंड पॉइंट पे पूछूं तो आप एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही कैलकुलेट करके बताओगे। एंड पॉइंट पे एंगल की वैल्यू कितनी होगी, एक के लिए 0 हो जाएगी और एक के लिए 90 हो जाएगी, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके बताओगे फिर। यस सर। सर तो सेंटर से एंड की तरफ जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी आइडियल। भाई बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहती है, इसलिए अगर आप ग्राफ भी देखो, मैं आपको ग्राफ भी समझा देता हूँ कि ग्राफ भी कैसा बनता है। यहाँ पे बता देता हूँ आइडियल सोलेनोइड के लिए। आइडियल सोलेनोइड के लिए एक्चुअल में जो ग्राफ बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कुछ इस टाइप का बनता है कि भैया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि भैया वो होगी म्यू नॉट एन आई। लेकिन जैसे जैसे हम एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होके हाफ पहुंच जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई टू। और यहाँ पे भी यही चीज होगी, लेकिन ये आइडियल के केस में है। वेरस अगर मैं रियल सोलेनोइड की बात करूं, और आपको ये भी बता देता हूँ यार, यूजुअली रियल सोलेनोइड हमने देखा है एडवांस वाले पोर्शन में आया है, मेंस वाले में भी बहुत कम आया है, लेकिन आपको पढ़ना तब भी दोनों चाहिए। तो भैया रियल सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से वेरी करती है। हाँ सभी ये चीज याद रखना कि सोलेनोइड का मतलब ही यही है कि सारे टर्न्स का रेडियस सेम होगा, और सारे टर्न्स के बीच में जो गैप अगर है तो वो गैप भी सेम होगा, गैप भी सेम होगा, टर्न्स का रेडियस भी सेम होगा अगर गैप है तो। जैसे आप एक काम करो, बेस्ट सोलेनोइड मैंने वही बताया ना, स्पाइरल बाइंडिंग ले लो या फिर अपने पेन को ओपन करके उसकी स्प्रिंग निकाल लो, तो आप देखोगे आपके पेन की स्प्रिंग के बीच में गैप्स बिल्कुल सेम है, तो वो हमारा एक रियल सोलेनोइड या आइडियल सोलेनोइड की तरह बिहेव कर सकता है। डन। सर थीटा वन थीटा टू भी सेम ही आएगा है ना फिर तो। थीटा वन और थीटा टू सेम आएंगे? नहीं, जरूरी थोड़ी है। अगर मैं इस टाइप का ले रहा हूं तो हाँ थीटा वन थीटा टू सेम आएंगे, लेकिन अगर मैं आपको कंडीशन दे दूं कि भैया इसके एंड पॉइंट पे फाइंड करो, फिर थीटा वन थीटा टू सेम नहीं आएंगे। इस वाले यस जनरल केस के केस में बिल्कुल सेम आएंगे, थीटा वन थीटा टू बिल्कुल सही। तो ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन से ट्राई करोगे रियल सोलोनॉइड पे? यस। यस। चलो डन। तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, बस आज के लिए इतना ही हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे, एम्पेयर सर्कुटल लॉ। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने एक सोलोनॉइड लिया है और इसकी लेंथ गिवन है 0.4 मीटर्स। आई रिपीट, हमें एक रियल सोलोनॉइड गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है 0.4 मीटर्स, इसका डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर है 0.6 मीटर्स। तो आप खुद देख रहे हो कि इधर लेंथ रेडियस के मुकाबले में या डायमीटर के मुकाबले में छोटी है या बड़ी है, छोटी है, तो ये आइडियल सोलोनॉइड की तरह तो बिहेव नहीं कर सकता। हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भैया, 1000 टर्न्स है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5 × 10⁻⁻³ मेरे को क्या कैलकुलेट करके देना है, मेरे को कैलकुलेट करके देना है फर्स्ट पार्ट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, और सेकंड पार्ट मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एंड पॉइंट पे। पहले इतना देख लो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा, सारी वैल्यूज बहुत क्लियरली गिवन है, लेंथ गिवन है, डायमीटर गिवन है, टोटल कितने टर्न्स हैं, कैपिटल एन गिवन है, स्मॉल एन नहीं दिया मैंने, कैपिटल एन दिया है, 1000 टर्न्स। करंट फ्लो कर रहा है 5 × 10⁻³ क्वेश्चन ने बोला है कौन से दो पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है, एक तो ये मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, और एक ये एंड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ये दो पार्ट्स के लिए कैलकुलेट करो। चलो ट्राई करो। और कुछ डाउट लगे तो भैया पूछो। या ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया जाए?
भैया कर लोगे एज अ होमवर्क? यस नो सर। सर, सर फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर टाइम नहीं मिलेगा। प्रकुल अभी कल तुम फिर कहाँ से भाग गए थे, अब सडनली आए, अभी तो तुम गायब थे। सर वो घर पे थोड़ा सा काम था। अच्छा। तो कल भी सेम ही चीज होगी ना स्कूल में। ओके। तो प्रकुल कल तो कौन सी क्लास है, मैं कल थोड़ी मांग रहा हूँ होमवर्क तुमसे, मैं तो नेक्स्ट क्लास में मांग रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में तो टाइम है, दिन है, तुम्हारे पास गैप है। ओके सर, डन। हो जाएगा। हो जाएगा ना, अब सुन के अच्छा लगा। तो भैया ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क ट्राई करना है, जितना सॉल्व हो जाए उतना जरूर कर लेना। बस आपको एक हिंट दे देता हूं, इसमें भी कुछ नहीं करना यार। इधर एंगल की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपको साइड्स वगैरह कुछ नहीं पता। तो इधर हमें कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू वैसे रखनी है कि कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। आपको सोलेनोइड की लेंथ गिवन है तो आपको बेस पता होगा, और हाइपोटेन्यूस आप वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह से कैलकुलेट कर लोगे, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से। तो कॉस थीटा की उस तरीके से वैल्यू आएगी, कोई एंगल के टर्म्स में वैल्यू नहीं आएगी। इतना कर लेना बस, ट्राई टू सॉल्व इट, आंसर सर बस निकाल के यहाँ ही वेरीफाई करेंगे। कंफ्यूजन थी। क्या बोल रहे हो एरी? सर बस यहाँ ही कंफ्यूजन थी एंगल में। एंगल वो में तो हो कंफ्यूजन गया थी था तो वो मैंने क्लियर कर दिया, तो अब इसको सॉल्व कर लेना। तो सर। भैया चलो, हाइपोटेन्यूज बहुत अजीब सी आ रही है। भैया कुछ भी आए पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करना है और आंसर तो आना ही चाहिए।